Assalamu alaikum everyone and welcome to Statecraft. Thank you for the awesome response on my previous video. लिहाजा अब जो नई वीडियो मैंने मुझे बनाने की रिक्वेस्ट भी आई थी जो मैंने नेचुरली कवर भी करना था टॉपिक को वो था जेट एंड सी एंड जस्ट लाइक माय प्रीवियस वीडियो मैं इस वीडियो में जेट एंड सी की कंपैरिजंस एज कंपेयर मतलब रफेल के साथ या और जहाज़ों के साथ मैं उन टेक्निकल चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ूंगा कि जी इसके इंजन का इतना थ्रस्ट टू वेट रेशियो है उसके इंजन का इतना थ्रस्ट टू वेट रेशियो है इसका इतना हायर एंगल ऑफ अटैक है इसकी ये रेंज है उसकी वो रेंज है इसकी इतनी मार है इसकी उतनी मार है ये सब बच्चों वाली चीज़ है टू बी ऑनेस्ट विद यू फाइटर पायलट्स के लिए ठीक है ये चीज़ मैटर करती है बट दिस इज वो जो स्टेटमेंट आती है ना कि इट्स नॉट द मशीन इट्स अ मैन बिहाइंड द मशीन तो जहाज़ों के अंदर और भी बड़ा कुछ आ जाता है एयरफोर्स फाइट सिर्फ ये नहीं होता कि भाई एक रिंग है जिसके अंदर एक तरफ एक जहाज़ उतरा है दूसरी तरफ दूसरा जहाज़ उतरा है दूसरे को मुक्के मार रहे हैं जो जिसका मुक्का जितना बड़ा है उतना जोर का पंच लगेगा इस तरह से नहीं होता ये बच्चों वाली अप्रोच को हम थोड़ा साइड पे करने के लिए इस चैनल को मैंने शुरू किया था अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जेट एंड सी इटसेल्फ कैसा जहाज़ है और इसकी हिस्ट्री क्या है तो इस चीज़ को समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जेट एंड सी जहाज़ हिस्टोरिकली स्टार्ट किस तरह से किया गया था और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचा और सबसे मज़े की बात कि ये ऐसा जहाज़ है जिसको चाइना पर्सनली अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है और JF-17 थंडर को नहीं कर रहा सो व्हाट वर द रीजंस कि चाइना जो है इस जहाज के पीछे गया और वो उसने जो JF-17 थंडर उसने पाकिस्तान के लिए निकाला जो अब बर्मा भी इस्तेमाल कर रहा है या बर्मा को आप लोग उसका एक दूसरा नाम है मुझे भूल गया खैर बर्मा इस्तेमाल कर रहा है बर्मा के साथ अब नाइजीरिया इस्तेमाल कर रहा है अर्जेंटीना की डील्स आ रही हैं तो JF-17 की तो डील्स शुरू हो गई हैं लेकिन J10 की अब तक डील स्टार्ट नहीं हुई लेकिन स्टिल चाइना ने अपने कोर अपनी जो बैकबोन फाइटर J10 को रखा हुआ है फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स उनके बाद में आते हैं सो ऐसी क्या वजूहात हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट राइट नाउ ताकि आप चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये जहाज़ क्या है हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा मैं जल्दी जल्दी में कि जो इल्ज़ामात J10 के ऊपर लगाए जाते हैं और जो इल्ज़ामात चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर लगाए जाते हैं तो उनको भी मैं एक हद तक काउंटर करूंगा ताकि सुनने वालों को थोड़ी समझ आए और ये जो प्रोपेगेंडा वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट की जाती है ज़रा उसको भी हम थोड़ा सा ठंडा करें उसको रिप्लाई दें सो लेट्स स्टार्ट विद J10C की हिस्ट्री सो J10C प्रोजेक्ट इज़ नॉट न्यू ये 70s 80s से इसकी रूट्स आपको मिलेंगी सन 70 सन 80 के दहाई के दरमियान इसकी रूट्स आपको मिलेंगी ये एक पहले चाइना ने स्वेफ्ट स्वेफ्ट बैक सॉरी ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि वो फुलफिल नहीं कर सके उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है 1 घंटे की जो कि चाइनीज़ में है मैंने सब टाइटल्स के साथ वो देखी थी तो उसमें दिखाया कि किस तरह से इंजीनियर्स को लेके आए हैं और ओल्ड स्कूल इक्विपमेंट एंड ओल्ड स्कूल मतलब ना उस टाइम पे कंप्यूटर्स होते थे उनके पास ना उनके पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी लेकिन लोगों की डिटर्मिनेशन थी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर करते हुए अपने इस पहले जहाज़ को पायाई तकमील तक पहुंचाया और आई वुड से कि जो जब चाइना इस जहाज़ को बना रहा था तो इस जहाज़ के अंदर मतलब एक तरफ ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो टीम्स इसमें काम करी हैं उन्होंने एजुकेशन एंड नॉलेज वाइज जनरेशनल लीप्स मारी मतलब मैनुअल रूलर्स और इससे वो शुरू हुए और अब तक इस पे काम चल रहा है उनका इसके वेरिएंट्स आते जा रहे हैं और अब वो टोटली डिजिटल साइड पे जा चुकी है बाद मास प्रोडक्शन हो रही है चाइनीज एयरफोर्स ऑलरेडी कितने स्क्वाड्रंस 200 300 से ऊपर ये जहाज अब मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद बट इससे ऊपर जहाज वो अपने पास इंट्रोडक्ट कर चुके हैं इसकी तीन तीन वर्जन्स इसके सिंगल सीटर ड्यूल सीटर वर्जन्स बन चुके हैं तो इस जहाज में ऐसा क्या है पहली चीज़ तो ये है कि ये चाइना का बैकबोन फाइटर है दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये वो जहाज़ है जिसके अंदर इनकी कमाल एक्सपर्टीज़ है इन्होंने इस जहाज़ पे बड़ी मेहनत की है और तीसरी चीज़ ये है कि ये अभी एक्सपोर्ट के लिए इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया अब बात की जाए कि जी जो पहले पहले मैं ज़रा इल्ज़ाम का जो इल्ज़ामात इस पे लगते हैं ना कि ये IAI इजरायली एयरफोर्स इंडस्ट्रीज़ का जो लावी फाइटर था ये उस लावी फाइटर की कॉपी है इट्स नॉट लाइक दैट जी इसराइली एयरफोर्स का जो लावी फाइटर था वो बेसिकली
सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट तो था, लेकिन वो मीडियम से भी छोटे साइज का था, वो लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट था। और जब अमेरिका ने इसराइल से कहा कि आप इस प्रोटोटाइप को यहीं पे रोकें, हम आपको अपना F-16 देते हैं, तो इसराइल ने अपने उस प्रोटोटाइप को ख़त्म कर दिया था। उसके अगेंस्ट अगर आप इस जहाज़ को देखते हैं, हमारा जो J-10C आ रहा है, तो ये उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा जहाज़ है। साइज वाइज, डायमेंशंस वाइज इसका साइज उससे काफ़ी बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं, वो इस बेस पे आप उसको रेप्लिका नहीं कह सकते, या चोरी का डिज़ाइन नहीं कह सकते कि यार वो भी देखो एक डेल्टा विंग था और ये भी डेल्टा विंग है। डेल्टा विंग जहाज आपको समझाने का सबसे आसान तरीका है कि जो लोग जहाज़ों को देखते हैं और जिनको पता है पाकिस्तान के पास मिराज जहाज है, मिराज जहाज इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट। डेल्टा विंग में होता ये है कि स्टार्ट से जी एक पर शुरू होता है जो कि बिल्कुल पीछे तक जाता है, जो ट्रायंगुलर शेप बनाता है, और वो पूरे के पूरे जहाज के स्टार्ट से लेके टेल तक वो एक ही पर गया होता है, तो उसको हम डेल्टा विंग कहते हैं। अब दुनिया में फ्रांस जो है वो बेसिकली मिराजेस से शुरू हुआ था। मिराज F1 को छोड़ के वो डेल्टा विंग नहीं था। मिराज 3, मिराज 5, मिराज 2000 और अब डसॉल्ट राफेल जो है, ये सारे फ्रांसीसी जहाज हैं। इन सब में डेल्टा विंग है, ठीक है। तो एक तो आपके फ्रेंच एयरफोर्स इधर आ गई। फिर आपकी आती है यूरो फाइटर टाइफून की। जो यूरो फाइटर जहाज है, ये पूरे यूरोप ने, ईयू ने अपने लिए मिल के बनाया। इससे फ्रांस बैक ऑफ कर गया था और फ्रांस ने अपना ही मतलब बेसिकली यूरोपियन यूनियन के फाइटर को छोड़ के अपना अलग से राफेल बनाना शुरू कर दिया था। टाइफून इज द फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 90s में आया था। जेम्स बॉन्ड की भी एक मूवी है, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम था, गोल्डन आई था कि टुमारो नेवर डाइज था, टुमारो नेवर डाइज नहीं थी, कोई और थी। उसमें भी ये जहाज बेसिकली दिखाया गया था। पीयर्स ब्रॉनसन की बेसिकली वो मूवी है। सो यूरोफाइटर टाइफून को अगर देखें, वो भी काफ़ी केपेबल फाइटर है। पूरा यूरोप की वो बैकबोन, पूरी यूरोपियन एयरफोर्सेस जो हैं, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इसके अलावा और जो इनकी मेजर स्टेट्स हैं, उनका ये बैकबोन फाइटर है, और उस वो भी डेल्टा विंग जहाज है। इसी तरह अगर आप आ जाएं स्वीडन में, तो स्वीडन के पास है जैस 39 ग्रिपन्स। जो ग्रिपन्स हैं, जिसका बेसिकली जब ग्रिपन्स को बार बार पाकिस्तान ऑब्जर्व करता था जाके, और उससे काफ़ी इंस्पायर हो के उसमें कुछ फीचर्स को J-17 में भी इंक्लूड किया गया था। इवन दैट फाइटर इज ऑल्सो अ डेल्टा विंग फाइटर। तो जो ये लॉजिक लगाई जाती है कि भाई चाइना ने खरीदा है जाके इसराइल से, तो चाइना ने कॉपी मार ली, तो फिर इसराइल से कॉपी मिराजेस में भी उन्होंने, मिराज ने भी मारी थी। फिर इसराइल से जो कॉपी है वो राफेल में भी मारी गई थी, टाइफून ने भी मारी थी। फिर ग्रिपन, यानी दुनिया के सारे डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो उसी आई आई काफिर से ही निकले, या सॉरी आई आई काफिर नहीं, वो तो दूसरा था इनका, आई आई लावी जो है इसराइली। देखे तो इस चीज को यहीं पे रिफ्यूट कर देना चाहिए। दूसरी चीज कि जी क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें इस जहाज़ को अक्वायर करने की। तो एयर वॉरफेयर के अंदर काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, और आप देखते हैं कि आपके मुखालिफ आपके खिलाफ क्या इन्वेंट्री लेके आ रहे हैं। अब जो इस अब तक जितना भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पावर का जो मिसमैच था इंडियन एयरफोर्स के साथ, वो ये था कि उनके पास सुखोई SU-30s थे, उनके पास मिराज 2000 थे, और उनके पास मिग 29s थे। अब मिग 29s को हम इजीली काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास मिग 29s के अगेंस्ट अपना जो वो पड़ा हुआ है J-17 थंडर, वो इट कैन परफॉर्म गुड, इट कैन परफॉर्म गुड अगेन मिग 29। और मजे की बात यह है कि जो आपके J-17 थंडर के अंदर इंजन लगा हुआ है RD-33, या जो उसका नया वर्जन RD-93, वो बेसिकली वही इंजन मिग 29 में भी डुअल सेटिंग के साथ लगे हुए हैं, दो इंजन लगे हुए हैं। तो एक जो चीज लेगेसी वो शेयर करता है J-17 विद MiG-29 इज दैट बोथ ऑफ द एयरक्राफ्ट यूज द सेम इंजन। अब बात हो रही है कि जी इसके अलावा कौन से एयरक्राफ्ट थे, जैगुआर हो गए या और जो उनके MiG-21 वगैरह, इनको मैं काउंट नहीं करता, दे आर नॉट गुड फॉर फाइटिंग, ये ओल्ड स्कूल जहाज हैं। जैगुआर तो बेसिकली इट्स मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अ बॉम्बर। तो एक बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट इज नॉट अ गुड फाइटर एयरक्राफ्ट, वो उसका डेडिकेटेड रोल ही मेरे हिसाब से बॉम्बिंग का है। तो जैगुआर को तो साइड पे कर दें। गेम आपकी आ गई जहाज़ों की, वो है नंबर वन। बेसिकली जो उनके जो जहाज़ थे उसमें एक सुखोई था SU-30 MKI, और मिराज 2000s। मिराज 2000s आर डेडली, एंड सो आर सुखोई SU-30 MKIs। SU-30 MKIs जो इंडिया के हैं, उनकी वो मज़े की बात, वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं अंडर लाइसेंस।
اب انہوں نے شاید اس کی پروڈکشن روک دی ہو، لیکن ٹیکنیکل ایشوز انڈیا کو کافی فیس کرنے پڑے اس کے اوپر. وہ ڈبل انجن ایئر کرافٹ تو ہے لیکن اس سائز میں بھی بہت بڑا ہے، اس کی اپنی کچھ پرابلمز ہیں، لیکن جہاز از نو ڈاؤٹ اے ویری گڈ فائٹر. تو کیا ضرورت پیش آئی ہمیں کہ جی ہم نے اب تک میراج 2000 اینڈ ایس یو 30 ایم کی آئی کے اگینسٹ صرف F-16 کا اور JF-17 بلاک 3 کا ہی پیئر رکھا ہوا تھا، اور رافیل کے لیے اب ہمیں ایکسٹرا لینا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیا رافیل کوئی بہت آسمان سے اترا ہوا جہاز ہے؟ یس اینڈ نو. یس اس طرح سے کہ رافیل 4.5 جنریشن فائٹر کہلاتا ہے. 4 جنریشن آپ کے تمام F-16s ہیں، بٹ آپ کے سوائے JF-17 بلاک 3 کے پاکستان ایئر فورس کی انوینٹری میں کوئی بھی ایسا جہاز نہیں ہے جو کہ جس کو آپ ٹرولی 4.5 جنریشن کہہ سکتے ہیں. ایون بلاک 52s آر آئی وڈ سے 4 جنریشن، ناٹ مور دین دیٹ. کیونکہ 4.5 جنریشن کی فائٹرس کی جو جہازوں کی کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ان کو بیسیکلی 4 جنریشن سے آگے لے کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور بس وہ ہاف اے جنریشن جیسے آپ کہیں ایزی لے، یہ میں بڑی لے مین ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جو 5 جنریشن سے اس کو تھوڑا نیچے رکھتے ہیں کچھ ہی چیزیں رہ جاتی ہیں. ایسا کیا ہے کہ جی رافیل میں تھا جو کہ ہمارے پاس نہیں تھا؟ نمبر ون، رافیل ہیز این AESA ریڈار جو آپ کے آف کورس JF-17 بلاک 3 میں آ چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے کسی بھی جہاز میں نہیں ہے. پہلی چیز ہے کہ رافیل کے پاس AESA ریڈار موجود ہے. نمبر ٹو، رافیل جو ہے اٹس اے ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ. ڈیلٹا ونگ اور فکسڈ ونگ کا فرق یہ ہے کہ جو فکسڈ ونگ ہوتا ہے یہ بہت انسٹیبل ڈیزائن ہوتا ہے، اس کا انسٹیبلٹی ایک پوری سائنس ہے وہاں پہ ایروڈائنامکس میں. لیکن جو اس کے فوائد ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ون سرکل فائٹس کے اندر جو ایک خاص طریقے کی فائٹ ہوتی ہے جو کہ ایک ڈاگ فائٹنگ سچویشن ہے، وہاں پہ ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ سے لڑنے کے لیے بڑا زور، بڑا اسٹیمنا چاہیے. اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جہاز خود اڑتے ہیں تو پھر تو مطلب پھر تو ہر حساب سے JF-17 کبھی بھی ڈیلٹا ونگ کے ساتھ آپ کی ون سرکل فائٹ میں نہیں جیت سکے گا. لیکن اگر ہماری بیسیکلی ہماری وے آف تھاٹ اس طرح سے ہے کہ جہازوں کو انسان اڑاتے ہیں اور آپ کی پائلٹ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، دین آف کورس JF-17 کا بھی چانس ہے اچھا خاصا. تو جب ون سرکل فائٹس ہوتی ہیں وچ آر ویری ہائی جی فائٹس، جہاں پہ جی لیولز 9 کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، 7 اور 8 کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، تو اس فائٹ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ون سرکل فائٹ میں آپ کو بہت دقت ہوگی. 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز ایک ڈیلٹا ونگ ایئر کرافٹ جو ہے ایک فکس ونگ ایئر کرافٹ کو پکڑ لے گا ٹائم سے پہلے اور فرسٹ شوٹ کر سکتا ہے. ہوتا نہیں ہے اتنا آسانی سے، بیکاز آج کل کی فائٹس ڈاگ فائٹس تک پہنچتی نہیں ہیں، اور ڈاگ فائٹس بھی اتنے کلاسیکل ون سرکل میں ڈائریکٹلی سٹارٹ نہیں ہوتی. پہلی تو یہ بات دیکھ لی جائے. لیکن اسٹل ایک چیز ہے کہ بیبلٹی ہے، لہٰذا اس کو اکنالج کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، جب لو سپیڈ فائٹس ہوتی ہیں، بہت لو سپیڈز پہ ہائر الٹیٹیوڈ سے یہ لوور الٹیٹیوڈ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ بیسیکلی ایک سیزرز تو نہ کہیں لیکن ایک خاص طریقے سے اسپائرل کے اندر آ جاتے ہیں جہاز اور نیچے آتے ہیں، تو ہمیشہ نوز اتھارٹی آپ کے ڈیلٹا ونگ کے پاس زیادہ ہوتی ہے. یا ڈیلٹا ونگ ہونا چاہیے یا تھرسٹ ویکٹرنگ ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے پاس نوز اتھارٹی آئے. پاکستان کے جو ڈیلٹا ونگ جہاز ہیں میراج 3 اینڈ میراج 5، ان کو میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ ان کو ایسی سچویشن میں اتنے زبردست جہاز کے اگینسٹ اتاریں. ٹھیک ہے ڈاگ فائٹ وہ تھوڑی بہت کر لیں گے اگر اس سچویشن میں آئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ڈیٹیکٹ ہو چکے ہوں گے، ان کو ہٹ کر دیا جا چکا ہوگا، بیکاز دے آر ویری اولڈ اسکول. میراج 3 اینڈ میراج 5 70s اینڈ 80s کے جہاز ہیں، اینڈ 60s اینڈ 70s کی سوری. سو اس کو آپ جتنا بھی اپ گریڈ کر لیں، آپ جتنا بھی اس کو سیٹ کر لیں، وہ جہاز بنا نہیں ہے اس حساب سے. اس کے اندر ایویونکس اور کافی چیزیں ابھی بھی پرانی ہیں. ہم ان کو اچھی طریقے سے مینٹین کریں وہ ہماری ایک کیپیبلٹی ہے، لیکن اٹس ناٹ جسٹیفائڈ کہ آپ مہران کے اندر 1800 cc کا انجن لگا کے آپ سیوک کے ساتھ دوڑا دیں، اس کو سینس نہیں بنتا اس چیز کا. سو اگین نوز اتھارٹی جب آتی ہے بات، تو ڈیلٹا ونگ از گوئنگ ٹو ون. یس اینی تھنگ دیٹ ہیز اے تھرسٹ ویکٹرنگ ریشیو. اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یار تو کیا ضرورت ہے اس طرح سے لڑنے کی؟ یہ تو میں WVR کی بات کر رہا ہوں وچ از ود ان ویژول رینج ڈاگ فائٹس، جبکہ JF-17 بلاک 3 کے پاس تو BVR ہے. BVR کا مطلب ہے بیونڈ ویژول رینج، یعنی وہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور بھی دیکھ سکتا ہے اور ہٹ بھی کر سکتا ہے. 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر تک اس کی آپ کہیں گے رینج ہو سکتی ہے.
अभी वो एक्चुअल डिटेल्स कितनी हैं उसको बैठ के सही तरीके से आगे जाके पता चलेगा। अभी तो सब कागजी बातें जो कि विकिपीडिया इन जगहों पे लिखी हुई हैं। तो आईएसआर रडार लगने के बाद उसकी रेंज भी काफी है और वो देख भी सकता है, तो क्या जरूरत है फिर डॉग फाइट का गम करने की? बस लॉन्ग रेंज मिसाइल मारते रहेंगे और वो फिर वापस आएंगे। यस, यस एंड नो अगेन। इसलिए यस एंड नो बिकॉज एक जहाज जो कि एक फाइटर पायलट है, उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन में इक्वल टाकरा दे सकता हो। अगर हम लोगों की अप्रोच यही रहेगी कि यार हमने बीवीआर में रहना है, हमने कभी भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, हमने 100-150 किलोमीटर दूर से ही हिट करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जी आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी भी आप डॉग फाइट की सिचुएशन में ना आए, क्योंकि दुश्मन भी आगे प्लान करके आ रहा होता है। ये सोच दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि जब दुश्मन आएगा तो वो खुले में आएगा। वो ट्रेन मैप मास्किंग के थ्रू चल रहा होगा, वो उसने अपना पूरा रास्ता निकाला होगा, भाई मैं 1 नंबर पहाड़ और 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर पहाड़ की इन वादियों से इस तरह से गुजर के रडार से नीचे से लो ऑब्जर्वेबल जो हाइट होती है या जो नॉन ऑब्जर्वेबल हाइट्स होती हैं उनके ऊपर उड़ के मैं एकदम से सामने आऊंगा। तो अगर वो एकदम से आ गए विद इन विजुअल रेंज में, तब आप क्या करेंगे? सो आपने अपने आप को सिर्फ एक नहीं, आपने अपने आप को मल्टीपल सिचुएशंस के लिए रेडी करना होता है। उधर आप बात करते हैं कि भाई हमारे पास तो F-16 मौजूद है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है? क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, F-16 हो गए या J-17 हो गए, दे आर नॉट डेल्टा विंग्ड। तो F-16 का और J-17 का जो कमाल है वो ये कि सर्कुलर एक फाइट होती है जिसको कहते हैं टर्न रेट फाइट्स, उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको दुश्मन आपको आपके साथ उसी फाइटिंग स्टाइल में लड़ेगा जिस फाइटिंग स्टाइल में आपके जहाज को बरतरी हासिल है और उसके जहाज को बरतरी हासिल नहीं है। हो सकता है वो आपके ऊपर सिजर्स में आ जाए, हो सकता है वो आपके ऊपर डिफरेंट स्टाइल से आए, वो नोज अथॉरिटी की डोमिनेशन करे, वो लो स्पीड लो हाइट्स, सॉरी हायर हाइट्स या जो भी हाइट्स है, लेकिन वो लो स्पीड्स पे फाइट करे। वो इतनी लो स्पीड्स पे फाइट करे कि आपका जहाज मूव ही ना कर सके, और उसका चूंकि डेल्टा विंग है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी स्टेबल, तो वो बहुत लो स्पीड्स एंड स्टॉलिंग स्पीड्स पे अपनी नोज अथॉरिटी डोमिनेट करे आपके ऊपर, एंड आपका पायलट उसमें फंस जाए, देन व्हाट कैन यू डू? So you need to have a fighter aircraft which can take on a role जो कि BVR में भी capable हो, जो कि WVR में भी capable हो, जो एटलीस्ट उस वक्त मौजूद हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके जहाज एक किस्म के ट्रैप में आ चुके, तो उस टाइम पे उन जहाज़ों को वहां से निकालना और दुश्मन के इतने केपेबल फाइटर्स को उनके साथ जंग करने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए आपके पास इन्वेंट्री में क्या पड़ा हुआ है? यस, F-16 हैं, बट अगेन F-16 का जो हमारे पास जो F-16 हैं, इसकी एक बात समझ लें कि वो काफ़ी पुराने, उनमें आपने अपग्रेड्स किए, लेकिन एक चीज़ होती है जहाज़ों की जिसको हम कहते हैं एयर फ्रेम लाइफ। एयर फ्रेम लाइफ का मतलब है कि जो उसका जो ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजर चुकी है। आप उनको बार बार अपग्रेड करवा चुके हैं, आपके ताल्लुकात भी कोई खास अच्छे नहीं हैं यूएस के साथ, तो आपके पास जो केपेबल F-16 फाइटर्स जो सबसे नए आपके पास पड़े, दे आर ब्लॉक 52 और वो 18 से ज्यादा नहीं है। तो 18 के स्क्वाड्रंस को उड़ा उड़ा के, 18 की फॉर्मेशन को उड़ा के आप 36 राफेलों का मुकाबला नहीं कर सकते। हो सकता है, अच्छा एक और चीज ये कि ये नहीं कि पूरे 36 उनके उड़ेंगे और यहाँ से 18 उड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टिल आपके पास नंबर भी कम है और आपके पास अथॉरिटी भी कम है। प्लस आपके अगर ब्लॉक 52 के एयरफ्रेम स्ट्रांग है, उनकी अंदर क्या कहते हैं कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, रडार थोड़ा अच्छा है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट ईसा रडार, इट्स स्टिल वे फार बिहाइंड राफेल एयरक्राफ्ट। तो सोल्यूशन में जहाँ तक बात आ गई कि उसको डिटेक्ट करना है, उसको एंगेज करना है, बीवीआर कैपेबिलिटी में जाना है जिसमें आपका इस पर J-17 ब्लॉक 3 बहुत अच्छा है, WVR का सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक और चीज़ नहीं है। J-17 के मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हार्ड पॉइंट्स कम है, सिर्फ 7 या 8 हार्ड पॉइंट्स है। दूसरी तरफ 14 के करीब हॉट हार्ड पॉइंट्स, या उसको मैं चेक कर लूंगा, लेकिन 14 तो मुझे कंफर्म है कि राफेल के ऊपर लगे हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि J-17 एक वक्त में 7 मिसाइल्स या 6 मिसाइल्स की कन्फिग्रेशन पे उड़ सकता है, 7 तो ना कहें 6 मिसाइल, क्योंकि एक तो उनके पास ड्रॉप टैंक की जगह होती है, और जो आपका राफेल है वो उससे दुगनी एमिनेशन के साथ उड़ सकता है। तो अगर आपके फाइटर पायलट का दिन बुरा है और उसको जो एंगल्स मिल रहे हैं फाइटिंग में, उन एंगल्स में मिसाइल लॉक बार बार मिस हो रहा है, मिसाइल ट्रैक नहीं कर सक रहा, ये मिसाइल को कोई इशू आ रहा है, इन्वायरमेंट इस किस्म की है, टेम्परेचर इस तरह की, हाइट्स इस तरह की, कोई भी फैक्टर है,
तो आप तो बड़ी जल्दी खाली हो जाएंगे। दूसरा, उतने ही शॉट्स आप पे मार के भी उसके पास तकरीबन 5 4 6 मिसाइल्स और पड़े होंगे। तो गेम क्या करनी होगी कि आपको नंबर्स गेम उठानी होगी। आपको एक राफेल के लिए 2 से 3 JF-17 उड़ाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप ठीक है उसको टफ टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन आप रिस्क में क्या डाल रहे हैं? अपने 3 पायलट्स को। आपका पायलट सबसे कीमती एसेट है। आप 3 3 पायलट्स को रिस्क में डाल रहे हैं। हो सकता है उनका गेम प्लान यही हो कि वो एक राफेल भेजेंगे, 4 या 2 राफेल भेजेंगे, और 6 7 JF-17 को वो वहीं पे टफ टाइम देना शुरू करेंगे, और पीछे पीछे कोई और उनकी फॉर्मेशंस किसी और सेक्टर से एंटर होकर अपना काम कर लेंगे और आप डमी फाइट में पड़े हुए। सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए इस चीज को प्लीज, एक और बात, जब आप 3 3 फाइटर पायलट्स उड़ाएंगे, तो जो स्ट्रैटेजी आपके खिलाफ यूज हो सकती है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि वो मुल्क, जिस मुल्क के पास ऑलरेडी छोटी एयरफोर्स है और कम वसाइल है, उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ती है। उनकी कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ने का मतलब ये है कि वो नंबर्स गेम में पड़ रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द वे पाकिस्तान एयरफोर्स इज लाइक वाज डिजाइंड। वो उस तरह की डिजाइन उसका मौजूद ही नहीं है कि जी वो नंबर्स गेम में पड़े। एक होती है, इसकी मिसाल ऐसे है कि एक ही, अब मैं फौजियों की एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक आम नफरी है जो कि 1000 फौजियों की है। वो जाती है, वो बस एक वक्त में अगर 1000 फौजी एक गोली भी फायर करते हैं तो 1000 गोलियां दूसरी तरफ गई, कोई ना कोई लग गया, कोई ना कोई फड़क गया, आपने चौकी कब्जा कर ली। उसके अगेंस्ट आपने एक चौकी कब्जा करनी और आपके पास सिर्फ 5 से 6 SSG कमांडोज हैं। कमांडो जाते हैं, उसमें स्नाइपर बैठा हुआ है, उसमें जो भी है डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद हैं, हर एक अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। स्नाइपर जो है रास्ता साफ कर रहा है, और कमांडो जाके छुरियों से आदि लोगों को साइलेंटली किल कर रहे हैं, और आपने विदाउट आई वुड से रेजिंग एन अलार्म पूरे और पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, और खामोशी से सब कुछ सिर्फ 5 फौजियों के साथ कर लिया। तो आपकी कॉस्ट ऑफ वॉर ज्यादा अच्छी है, या वो 1000 बंदों की तनख्वाह, उनकी बंदूकें, उनका असला, उनका सब कुछ मेंटेन करना? डेफिनेटली 5 बंदों की। तो जो कटिंग एज फाइटिंग स्टाइल्स है ना ट्रेडिशनली, जिसमें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है, वो हमारी एयरफोर्स में फॉलो किया जाता है। सो आपका जो JF-17 थंडर्स है, अगर आपने वही बार बार पिच करने, तो आपकी कॉस्ट ऑफ वॉर डेफिनेटली बढ़ेगी, और आपका जो डैमेज है, और ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपके लिए सबसे रिस्की चीज़ इज नॉट इवन द एयरक्राफ्ट, वो तो आप दोबारा बना लेंगे, आपके पास तो फैसिलिटी है। लेकिन जो प्रॉब्लम आपको होगी, आपका जो एसेट है, आपका जो एयरफोर्स का फाइटर पायलट है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट से ट्रेन हुआ हुआ है, जिसके ऊपर आपकी एयरफोर्स सबसे ज्यादा खर्चा करती है, आप उसको रिस्क में डाल रहे हैं। अगली जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसमें फाइटर पायलट्स तो जहाजों में डाले भी नहीं जा रहे। जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसमें स्टेल्थ मौजूद है, लेकिन एक और चीज है, वो सारे के सारे ड्रोन्स होंगे बेसिकली, या उनके साथ ड्रोन्स उड़ा करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप अपने पायलट्स को डाल रहे हैं, ये अब दुनिया में एक्सपायर होना शुरू हो गया, बिकॉज पायलट्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सो विद JF-17 थंडर ओनली इन द इन्वेंट्री, यू आर बेसिकली, आप बीवीआर को तो कर सकते हैं, आप बीवीआर में उसको ट्रैक कर सकते हैं, ईसा रेडार बड़े स्ट्रॉन्ग रेडार्स हैं, बट आपके पास विद इन विजुअल रेंज की फाइटिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। आपके पास रेंज भी थोड़ी कम है। आपके पास एम्यूनेशन कैरी करने की सलाहियत भी कम है। तो इन चीज़ों को जब आप सोचते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको लगता है कि यार देयर इज बेसिकली अ मिसिंग गैप। अब JF-17 थंडर वाज द बैकबोन फाइटर। ये F-16 से निचले लेवल का था। मतलब पहले आपका फ्रंट लाइन फाइटर F-16 जो डिफेंस करेगा आपका, जो आपकी टफ सिचुएशंस में आप हमेशा आगे भेजेंगे, और उसके बाद आपकी जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको आप कहते हैं ना, आपका नफरी जो थी जहाज़ों की। पहले जो कमांडोज थे वो F-16 से, जो नफरी थी वो आपकी JF-17 थंडर्स थे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के इंट्रोडक्शन के बाद आपकी नफरी के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी आ गई है। तो कमांडोज जो हैं वो आपके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कैपेबिलिटीज आपकी नफरी के पास अभी कमांडो से भी ज़्यादा है। तो वो एक एक मिसमैच हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्लस आपको ज़रूरत भी है उस रोल को, F-16 के रोल को सस्टेन करने की, उसको इंक्रीज करने की। प्रॉब्लम ये है, हम वो कर नहीं सकते, पर आधे से ज़्यादा जहाज़ हमारे पुराने हैं, बाकी जहाज़ों पे पाबंदियां लगी हुई हैं, और ये F-16 ने हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात दिए। मतलब देखा जाए तो इसको मेंटेन करना, इसके ऊपर हमारे कितने पैसे लगे, इस पे पॉलिटिक्स हुई, हमने बहुत देखा जाए तो टेक्निकली एक डिफिकल्ट वक्त गुजारा है 16 की वजह से। सो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स इज टू ऑप्ट फॉर अ मीडियम रोल फाइटिंग एयरक्राफ्ट, जो कि J-10C है, इट्स नॉट अ लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। लाइट फाइटर आपका JF-17 थंडर है। F-16, J-10s, यूरोफाइटर्स,
even Rafale in my opinion, all of them are medium category aircraft. जो हैवी कैटेगरी एयरक्राफ्ट है उसमें आपका F-15 ईगल्स आ जाते हैं, उसमें F-22 रैप्टर्स फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है, उसमें आपके पुराने वक्तों के F-14 टॉम कैट्स थे, उसमें अभी के ज़माने का Su-30 MKI, Su-271, Su-35, SU जो SU सीरीज है, इवन Su-57, जो इनका सोवियत कह रहा हूँ सॉरी रशियंस का जो जहाज, ये सारे हैवी कैटेगरी हैं क्योंकि इनकी इनकी साइज में भी बड़े होते हैं, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. सो लेट्स कम बैक टुवर्ड्स आवर सिचुएशन कि J-10C की क्या ज़रूरत थी. अब जो मैंने आपको सारी कहानी डाली, इस कहानी में अब आप बात करते हैं J-10C की. J-10C के पास डेल्टा विंग है, कॉन्फ़िगरेशन केनार्ड डेल्टा विंग. इट्स मोर स्टेबल. इसका ये एक डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट है. ये F-16 को बीट करता है इजीली. इसके अंदर जो ऐसा रडार लगाया गया है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, वो आपके JF-17 ब्लॉक 3 के रडार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रेंज है. ये एक ऐसा मिसाइल कैरी करता है विच इज़ कंसिडर्ड अ नाइटमेयर फॉर दी US एयर फोर्स एंड ऑल दी अदर एयर फोर्सेस. वो ड्यूअल स्टेज है उसका, उसको PL-15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और PLX पे काम हो रहा है, जिसकी रेंज क्लेम की जाती है इट्स बियॉन्ड 300 किलोमीटर. मतलब पेशावर के ऊपर अगर वो जहाज उड़ रहा है तो वो एनीवेयर अराउंड कलर कहार या इस्लामाबाद के करीब किसी को हिट करेगा. मतलब वहां तक ट्रैक भी करेगा, वहां तक हिट भी करेगा. ये कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है. अब वो ट्रैक एंड हिट की सक्सेस रेशियोज इतने लॉन्ग डिस्टेंस से वो एक अलग साइंस है, उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन एक कैपेबिलिटी तो है ना फॉर एन एसेट, जो कि एसेट से मुराद कोई ऐसा जहाज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको गिराना और उस मैनेवरेबल भी ना हो, बड़ा टारगेट हो, तो ऐसे जहाज़ों को हिट करने के लिए इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. प्लस इट हैज़ वन मोर थिंग, इट हैज़ हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, जो बेसिकली आपके हेलमेट के अंदर ही आपका हर्ट लगा होता है. और इसकी सारी जो एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए मेरी पुरानी पिछली वीडियो JF-17 की देख लें, उसमें मैंने क्लियरली डिफाइन की है. इट हैज़ वन मोर थिंग विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द वर्ल्ड्स ओनली एयरक्राफ्ट, दुनिया की वो वाहिद डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल डाला गया है रशियन स्टाइल का, जो इंडिया के सिर्फ Su-30 MKI में. थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल का सीधा सीधा भाईजान मतलब ये है कि आपके जहाज के जो इंजन का एग्जॉस्ट, जो पीछे जहां से शोले निकलते हैं, जहां से सारा हवा निकलती है गर्म, जिसकी जिसकी पुश पे, जिसकी थ्रस्ट पे, यानी जिसकी जोर पे जहाज आगे उड़ता है, आप उसकी डायरेक्शन 360 डिग्रीज, थ्री डायमेंशनल सॉरी नॉट 360 डिग्री सॉरी थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनली यानी आप तीन डायमेंशंस, तीन तरफ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर एंगल से आप उसको मूव कर सकते हैं. जहाज सीधा जा रहा है, आपने लेफ्ट पे टर्न लेना है, आपका इंजन जो है वो भी लेफ्ट पे टर्न, एक सेकंड, लेफ्ट पे आपने टर्न लेना है और इंजन जो है अपसाइड मूव करेगा, आपका थ्रस्ट और भी डिफरेंट हो जाएगी, आपका जहाज एकदम इतना शार्प टर्न मारेगा कि दुश्मन का जहाज नहीं मार सकता उतना टर्न. वो एक पूरा गोल चक्कर मार के आ रहा होगा, आप उससे पहले ही कलाबाजियां खा खा के मोड़ रहे होंगे. थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल डॉग फाइट्स के अंदर ऑन अ डेल्टा कनार्ड विंग डेल्टा एयरक्राफ्ट इज द ओनली थिंग विच कैन अपसेट एनी एयरक्राफ्ट इन दिस वर्ल्ड. I'll be telling this again, ये दुनिया के किसी भी जहाज को विद इन विजुअल रेंज के अंदर, इवन मतलब मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पायलट, बट अगर आप किसी भी जहाज को लेके आते हैं जो कि मतलब इसके अगेंस्ट पिच करते हैं, ये उसको बहुत टफ टाइम और इवन हिट भी दे सकता है आराम से, इंक्लूडिंग रफेल. रफेल के पास भी डेल्टा विंग है, वो भी लो स्पीड्स के ऊपर डॉग फाइट्स के अंदर बहुत केपेबल फाइटर है, बट जब आपने उसको एक दर्जा और आगे करने का सोचना है तो आपने उसको थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल देना है, और वो रफेल में नहीं है, वो J-10C के अंदर मौजूद है. फिर J-10C के अंदर जो सबसे प्यारी बात यह है कि उसका इंजन चूंकि ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से JF-17 का जो वो है क्या कहते हैं उसको, इंजन स्ट्रांग होने की वजह से उनके उसके पास जो हार्ड पॉइंट्स हैं, जो जो स्ट्रक्चर है उसका, उस पर आप 7 नहीं 11 मिसाइल्स लोड कर सकते हैं. आई थिंक ये 29 मिनट्स हो चुके हैं एंड आई शुड बी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस वीडियो. सो लेट्स स्टिक टू इट. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर पार्ट 2 के अंदर आपको सिचुएशंस समझाऊंगा, जिन सिचुएशंस के ऊपर हम लोग J-10C को
رفیل NSU-30 MKIs اور اس سب کے اگینسٹ J-10C کو پچ کریں گے. ابھی تو میں نے تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس لیے دینا ضروری تھا تاکہ سمجھ آئے کہ ہم جہاز کون سا لینے جا رہے ہیں. اب J-10C کو زیادہ اس طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ پلیز میری جو ویڈیو اس سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ جی. ہیو اے نائس ڈے.